बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक फॉर आवर डिस्कशन इज़ एयर इन्फेक्शंस। एयर इन्फेक्शंस पर बात करेंगे। एयर इन्फेक्शंस की टाइप्स पढ़ेंगे, उनकी पैथोलॉजी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड देन उसके हम फार्माकोलॉजी, उसके ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर इन्फेक्शंस की बात करने से पहले एयर की थोड़ी सी एनाटमी करते हैं। सो हमें पता है कि एयर हम 3 पार्ट्स में एयर को डिवाइड करते हैं। आर एक्सटर्नल एयर, ठीक है, एक्सटर्नल एयर के बाद मिडल एयर एंड देन द आउटर एयर। ऑल दिस 3 पोर्शंस ऑफ एयर आर मेंशन्ड इन द गिवन डायग्राम। सो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से पहले तक का जो पोर्शन है हम इसको इंक्लूड करते हैं राउटर एयर में, ठीक है। और हमारा जो इसमें फेस के साथ है, इस बेसिकली हम इसको पिन्ना कंसिडर करते हैं राउटर एयर, ठीक है। सो पिन्ना में हमारे पास हेलिक्स है, एंटी हेलिक्स है, एक तो ये हो गया, ठीक है। देन अंदर कार्टिलेजिनस आ जाती हैं, ठीक है। एयर कैनाल आ रही है, कैनाल के बाद हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके साथ हमारे पास टिम्पैनिक कैविटी भी पड़ी है। फिर मिडल एयर है। मिडल एयर में हमारे पास मिडल एयर ऑसिकल्स होते हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस है। उसके बाद इनर एयर। इनर एयर में हमारे पास वेस्टिबुलर अपरेटस है एंड कॉक्लिया है। बेसिकली बोथ ऑफ दीज आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम बैलेंस। सो ये हमने बात कर ली इसकी एनाटमी ऑफ एयर की। अगर हम एयर इन्फेक्शंस को नो हाउ उसकी थोड़ी सी बात करें, सो हमें पता है कि इन्फेक्शंस का जब भी हमारे जहन में लफ्ज़ आता है तो हमारा जहन इसी तरफ जाता है, तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल है या फंगल इन्फेक्शन है। सो ये कैन बी वन ऑफ दीज। और अगर एयर इन्फेक्शन है तो ये हमारे पास थॉट के साथ इसका कनेक्शन होता है, तो एयर टू थ्रॉट उसको लिंक करता है। सो मतलब ये डैमेजिंग हो सकता है अगर क्रॉनिक हो गया है तो। देन देयर इज़ द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन होगा उसके एंटी उसका हमारे पास ट्रीटमेंट होगा। और अगर क्रॉनिक है तो देन वी हैव ऑप्शन फॉर सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट के पेशेंट आपके पास किन सिम्टम्स के साथ एयर इन्फेक्शन अगर उसे हो गया, ठीक है, तो उस पेशेंट को तो नहीं पता, लेकिन कुछ कौन से सिम्टम्स हैं, ठीक है। कुछ तो सिम्टम्स जो हो जाते हैं, जैसे एयर पस्टल्स बन जाते हैं, पस सब बन जाती है, ठीक है, एयर एक होता है। लेकिन समटाइम्स अगर एक वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस हो गया एक पेशेंट को, तो आप उसे किस तरह डायग्नोज करोगे। सो द सिम्टम्स विल बी माइल्ड डिफनेस हो सकती है, ठीक है, मफल्ड साउंड हो सकता है, एयर से किसी तरह का भी डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है, फ्रंकल्स बन सकते हैं, फीवर हो सकता है, हेडेक है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हेड एंड नेक का पोर्शन आ जाता है, ठीक है। भूख का कम लगना या ना लगना, इचिंग होने आउटर एयर में, ठीक है, ब्लिस्टर्स बन जाने एयर कैनाल में, ठीक है। और कान में बिनाहट की या आवाज़ें इस तरह की आनी, ठीक है, विस्परिंग की साउंड आनी, ठीक है। और वर्टिगो, दैट इज़ द लॉस ऑफ बैलेंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। और जो वर्टिगो है बेसिकली सम स्पेसिफिक डिजीज़ में यही सिम्टम्स आती है और वो थोड़ी सी काफ़ी डेंजरस कंडीशंस होती हैं। सो सिम्टम्स तो पढ़ ली। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इन्फेक्शंस। मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास कॉमन होती है, जिसमें हमारे पास ओटाइटिस एक्सटर्ना है, वी हैव ओटाइटिस मीडिया, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल वी है। देन सीरियस ओटाइटिस मीडिया है। एक ओटाइटिस मीडिया में भी एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस, एक्यूट मेस्टोडाइटिस, वेस्टिब्यूलर न्यूरोनाइटिस एंड हर्पस ज़ोस्टर ऑफ द एयर। सो बेसिकली इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम उनकी बात करेंगे। उसमें हम ओटाइटिस एक्सटर्ना, मीडिया, मेस्टोडाइटिस एंड न्यूरोनाइटिस को देखेंगे, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इंपॉर्टेंट है। So the first one is otitis externa. Otitis externa, obviously otitis is basically inflammation of air and externa basically specific to that portion of the air. So externa means the external air की inflammation हो गई है, ठीक है। It can be due to bacteria, due to some virus, लेकिन otitis externa basically it is caused by some of the bacteria. और जो बैक्टीरिया इसमें हमारे पास प्राइमरीली देखा जाता है दैट इज स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, जो कि मोस्ट कॉमन पैथोजन ओटाइटिस एक्सटर्ना में देखा गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारे पास जो एयर कैनाल होती है, ठीक है। एयर कैनाल की इन्फ्लेमेशन से ऑब्वियसली अगर इन्फ्लेमेशन हो गई तो एयर कैनाल का जितना भी रास्ता है वो कितना क्लोज हो गया, ठीक है, उसे नैरोइंग हो गई है, ठीक है। एयर की मतलब उसमें पैसेज जो पैसेज भी बना हुआ है दैट इज़ उसका सरफेस एरिया क्या डिक्रीज हो गया, ठीक है। और इससे क्या है जी, वैक्स, शेड, स्किन एंड पस भी अगर डायग्राम में आप देखें ओटाइटिस एक्सटर्ना में, एक तो नैरोइंग दिखाई है एयर कैनाल की, देन वैक्स, शेड, स्किन एंड पस दिखाया है, ठीक है। सो क्योंकि उससे जितना भी वैक्सी मटेरियल है वो नैरोइंग हो गया, वो सारा आउट ऑफ द एयर डिस्चार्ज हो रहा है। सो पेशेंट आपके पास इस सिम्टम से आ सकता है कि ओटाइटिस एक्सटर्ना उसको होता है।
देन वी हैव ऑब्वियसली अच्छा टाइटस एक्सटर्नल क्लिनिकली एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कॉटन बर्ड्स होते हैं, यूज़ ऑफ कॉटन बर्ड्स इज नॉट फॉर द क्लीनिंग ऑफ आर मिडल और इनर ईयर. बेसिकली दीज आर फॉर द एंड दीज कॉटन बर्ड्स आर नॉट ऑल्सो to remove wax. Basically wax is beneficial for us. It prevents our ear from dust and some certain small particles or insects that can be harmful for our ear or our mental हेल्थ. ठीक है, कोई भी छोटा सा इंसेक्ट या कोई भी जर्म, ठीक है, अगर हमारे एयर में चला जाता है, ठीक है, तो वो हम काफ़ी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं, काफ़ी पैथोलॉजीज कर सकता है. इसीलिए वैक्स बेसिकली प्रिवेंट करती है. ठीक है, लेकिन एक्सेस ऑफ वैक्स को हम रिमूव करते हैं. ठीक है, कॉटन बर्ड्स आर नॉट फॉर द रिमूवल ऑफ वैक्स. कॉटन बर्ड्स आर बेसिकली फॉर द क्लीनिंग पर्पज ऑफ आर पीना, आर आउटर एयर. ठीक है, इसमें जो हेलिक्स, एंटी हेलिक्स बने हैं, इन्हें हमने रिमूव कर इनकी क्लीनिंग के लिए हम बेसिकली कॉटन बर्ड्स यूज़ करते हैं. अगर आपने अपने इनर एयर की तो क्लीनिंग करनी है तो यू शुड यूज़ वेट टॉवल. ठीक है, कॉटन वेट टॉवल आप यूज़ करें, उसे थोड़ा सा उसकी एक नोक से तो उसे आप हल्का सा अपने कान में घुमा लें. तो आपके लिए इतना ही कान की सफाई के लिए ठीक होगा. The second is the otitis media, one of the most important cause of inflammation in the middle ear. Basically बहुत ज़्यादा इस चाइल्ड एज में होता है, लेकिन आजकल जो कुछ केसेस आ रहे हैं बेसिक ओल्ड एज में भी आ रहे हैं. ठीक है, एडल्टहुड में भी आ रहे हैं, लेकिन पेशेंट जो ज़्यादा ओटाइटिस मीडिया का होता है बेसिकली चाइल्डहुड में है. अगर इसको देखने से पहले इसके हम अगर डायग्राम पे देखें, इधर पर्पल एरिया शो किया हुआ है, दैट इज जिसमें नीचे हमारे पास ऑसिकल्स पड़े हैं. ऑसिकल्स के ऊपर क्या, ऑसिकल्स पे क्या हो गया, ये इन्फ्लेमेशन एंड फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया. बेसिकली ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन हो गया. ठीक है, द गिवन डायग्राम में. तो उससे क्या हो, यूस्टेशियन ट्यूब हमारी नैरो हो गई है. ठीक है, और इसने ओटाइटिस मीडिया कॉज करवा दिया है. ठीक है, क्योंकि बेसिकली मिडल ईयर का पोर्शन है. चिल्ड्रन आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होते हैं बाय एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बिकॉज इट इज़ कॉज बाय कोल्ड एंड ब्लॉक. यूस्टेशियन ट्यूब समटाइम बच्चों में क्या होता है कि यूस्टेशियन ट्यूब्स ना स्टार्ट पे ब्लॉक होती हैं, या ठीक है, छोटे बच्चों को जैसे कोल्ड्स का मसला बन जाता है. ठीक है, टेम्परेचर उनका रेगुलेट नहीं हो पाता, तो उस वजह से भी ओटाइटिस मीडिया ये हो जाता है. ठीक है, कॉजेज हैं उसकी ये वाली ओटाइटिस मीडिया की. द इन्फेक्शियस एजेंट कैन बी आइदर वायरल, ऑब्वियसली पहले भी बात की, वायरल है, बैक्टीरियल है या फंगल है. विद रिसर्च सजेस्टिंग दैट वायरस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट केसेस. के रिसर्चेज क्या हुए हैं, रिसर्चेज से ये पता चला है कि जो मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ द ओटाइटिस मीडिया आर वायरल इन्फेक्शन. Sometimes the eardrum will burst, leading to pus in the ear canal, but usually the eardrum will heal up again by itself. So next is the vestibular neuronitis, one of the very much important clinical. इसको सबसे पहले देखें तो वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है, हमें पता है. इसमें हमें थोड़ी सी एयर की नर्व सप्लाई देखनी पड़ेगी. हमारे पास एयर में दो नर्व, मतलब नर्व तो वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व आ रही है. ठीक है, ठीक है, तो वेस्टिब्यूल इज वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर आर टू. बेसिकली जो हमारे पास कॉक्लिया को सप्लाई आ रही है वो हमारे पास कॉक्लियर नर्व, हम तब तक उतनी वो वाली उसको कह देते हैं. और जब सप्लाई हमारे पास वेस्टिब्यूलर अपरेटस में आ जाती है, जिसमें हमारे पास क्रिस्टा एम्पुलैरिस होते हैं. ठीक है, सेक्यूल मैक्यूल, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं, हम उसको क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूलर नर्व. सो जो हमारे पास वेस्टिबुलर अपरेटस होता है, बेसिकली वेस्टिबुलर का अपरेटस में जो क्रिस्टा एम्पुलैरिस होते हैं वो हम उसने हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है. ठीक है, हमें टू एंड फ्रो पोजीशन में, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास सिनेरियो है, केस है कि हम बस में जा रहे हैं. ठीक है, और खड़े हुए हैं, सीट नहीं है तो बस में हम खड़े हैं, तो ड्राइवर क्या करता है, अचानक ब्रेक लगाता है तो हम आगे की तरफ पुश होते हैं, लेकिन हम गिरते नहीं है. गिरना नहीं, हमने मतलब हम बैक टू आवर पोजीशन आ जाते हैं. ठीक है, दिस इज ड्यू टू व्हाट ऑर्गन, और दैट इज आर वेस्टिबुलर अपरेटस एंड मोस्ट स्पेसिफिकली द क्रिस्टा एम्पुलैरिस, जो कि हमारे वेस्टिबुलर अपरेटस में है. ठीक है, और जो कॉक्लिया है, कॉक्लिया इज इन्वॉल्व बेसिकली विद द हेयरिंग. ठीक है, तो ये इनर ईयर के दो इंपॉर्टेंट मेन फंक्शंस हैं, कॉक्लिया विद हेयरिंग एंड वेस्टिबुलर अपरेटस विद द इक्विलिब्रियम. सो जो सेकंड मोस्ट कॉज है, कॉज ऑफ डिजीनेस एंड वर्टिगो ड्यू टू एन इनर ईयर प्रॉब्लम. अब इनर ईयर प्रॉब्लम में बेसिकली जो वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है, ऑब्वियसली इसमें हमारे पास नर्व का डैमेज होना ज़्यादा देखा जाता है. उसमें जो वेस्टिब्यूलर जो नर्व है जो सप्लाई कर रही है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसका डैमेज हो जाता है.
इसमें इट कैन बी ऑब्वियसली वायरल इन्फेक्शन हो सकता है कॉजिंग डैमेज टू वेस्टिबुलर नर्व। अगर वायरल है तो उसने क्या किया जी, वेस्टिबुलर नर्व को डैमेज कर दिया है, जैसा कि हमें इस स्लाइड में हम देख रहे हैं। ठीक है, सिम्टम्स क्या हैं जी, सडन ऑनसेट होता है ऑब्वियसली, वर्टिगो, वॉमिटिंग, नोजिया, इम्बैलेंस लास्टिंग 1 to 3 days, रेजिडुअल जो फीलिंग है, इम्बैलेंस है, डिजीनेस है, वर्टिगो स्पेशली विद हेड, बॉडी एंड मूवमेंट्स। सो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस को अगर देखें, द इनर ईयर कंटेन्स द ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस द वेस्टिबुलर सिस्टम। इट इंक्लूड 3 फ्लूइड फिल्ड लूप सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं विच रिस्पॉन्ड टू द रोटेशन ऑफ हेड। नियर द सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर द यूट्रिकल एंड सैक्यूल विच डिटेक्ट gravity and back and forth motion. When the head is moved, signals from these organs are sent via the vestibular nerve to the brain where it is processed. So ये काफ़ी important है clinically and exam point of view से भी। सो वेस्टिबुलर सिस्टम को दोबारा अगेन देखें तो वेस्टिबुलर वो तो हमने सिस्टम की बात कर ली। अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, इन्फ्लेमेशन वेस्टिबुलर नर्व की, प्रोबेबली कॉज बाय वायरल इन्फेक्शन। सिम्टम्स में सडन एंड ड्रामेटिक वर्टिगो है विच में भी अकम्पेन्ड बाय नोजिया। मैंने वर्टिगो कहा कि आपको कुछ सम स्पेसिफिक डिजीजेज में, पैथोलॉजीज में नजर आएगा, वन ऑफ दैट इज द वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। ठीक है, अब इसमें अकम्पेन्ड होंगी नोजिया एंड वॉमिटिंग। द आइज में आल्सो वॉलंटरली फ्लटर टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड ऑफ द हेड। ठीक है, आई भी फ्लटर कर रही होंगी टुवर्ड्स द साइड ऑफ द हेड। अगर इसमें आप देखें तो इसमें ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम के साथ सेंसिटिव नर्व फाइबर्स में हेयर सेल्स होते हैं जो कि इसका टू एंड फ्रो मोशन को बेसिकली बैक एंड फोर्थ और लॉन्ग मोशन को भी करते हैं, और ऑटोलिथ्स होते हैं। ठीक है, नर्व फाइबर्स के साथ हेयर सेल्स के ऊपर समटाइम्स पड़े होते हैं ऑटोलिथ्स, तो ये सारा वो कर रहे हो, मैनेज कर रहे होते हैं। देन एक्यूट मेस्टोडाइटिस, वेरी कॉमन क्लिनिकल एंड वेरी कॉमन पैथोलॉजी। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे कान के पीछे हमारे पास हमारा मेस्टॉइड प्रोसेस होता है, बेसिकली मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन हमारा इधर होता है। अगर आप स्कल की एनाटॉमी पढ़ें तो स्कल में आप देखते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर रहा होता है, तो हम इसको फेल्ट करते हैं बिहाइंड, जस्ट बिहाइंड आवर ईयर। ठीक है, तो हमें एक बोनी प्रोमिनेंसी नजर आती है। द एक्यूट मेस्टोडाइटिस इज अ इन्फेक्शन ऑफ दिस बोन। अगर इस बोन में इन्फेक्शन हो गया है तो क्या हो जाता है, एक्यूट मेस्टोडाइटिस कॉज बाय प्रायर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अगर एक पर्सन है उससे पहले ओटाइटिस मीडिया के एपिसोड्स आ रहे हैं, ठीक है, और अब क्या हो गया, ओटाइटिस मीडिया के साथ साथ उससे एक्यूट मेस्टोडाइटिस का भी केस आ गया। ठीक है, तो मिडल ईयर के साथ उसे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के साथ उसे एक्यूट मेस्टोडाइटिस हो गया है। तो ये भी हो सकता है कि पेशेंट को पहले ओटाइटिस मीडिया है तो वो इसमें भी इसका भी खतरा है उसे एक्यूट मेस्टोडाइटिस का। और इसकी सिम्टम्स ऑब्वियसली रेडेंट एरिया हो जाता है। ठीक है, स्वॉलन स्किन ओवर द मेस्टॉइड, फीवर होता है, डिस्चार्ज फ्रॉम हेयर एंड इंटेंस पेन। दिस इज अ सीरियस कंडीशन। Untreated acute mastoiditis can lead to deafness, blood poisoning, meningitis and paralysis of the face, क्योंकि mastoid process of temporal bone is one of the most important bony landmark for our skull। ठीक है, इसमें से बहुत सारी इसके आसपास से हमारे पास नर्व्स वेजल्स गुजर रही होती हैं। ठीक है, अगर उसका डैमेज हो जाता है, स्वेयर या क्रॉनिक हो जाता है, so it can be lead to so many pathologies। तो ट्रीटमेंट हम इसके एंटीबायोटिक से करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक अलोन टू नॉट क्योर द इन्फेक्शन, तो सर्जरी करते हैं जी। ठीक है, सर्जरी में सबसे पहले हम मिडिल एयर को ड्रेन करेंगे। ठीक है, या उस पार्ट को जो इन्फेक्टेड होगा उस मेस्टॉइड बोन के उस पार्ट को हम रिमूव कर देंगे। द मेन वे टू प्रिवेंट मेस्टोडाइटिस इज टू प्रिवेंट एयर इन्फेक्शंस। अगर आपने एक्यूट मेस्टोडाइटिस से बचना है, ठीक है, तो आपको बचना होगा ओटाइटिस मीडिया से और ट्रीटिंग एन एयर इन्फेक्शन राइट बाय, और अपने एयर को किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से बचाना होगा। सो हियर इज अ चाइल्ड विद एक्यूट मेस्टोडाइटिस। आप देख रहे हैं कि उसका कितना सारा पोर्शन स्वॉलन रेडिश पिंक हुआ है। ठीक है, सो दिस नेक्स्ट ट्रीटमेंट, हर पैथोलॉजी का डिफरेंट ट्रीटमेंट है। ठीक है, ट्रीटमेंट है उसमें हम देख रहे हैं कि अगर ओटाइटिस एक्सटर्ना है, ऑब्वियसली अगर बैक्टीरियल अगर होता है फॉर एग्जांपल, तो उसमें हम एंटीबैक्टीरियल देंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स इन द फॉर्म ऑफ एयर ड्रॉप्स होंगे, ठीक है, या टॉपिकल्स होंगे। दिस कैन ट्रीट एन अंडरलाइंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड साथ हम लाजमी देंगे, दिस कैन हेल्प टू रिड्यूस स्वेलिंग। एंटी फंगल, ऑब्वियसली अगर फंगल है, एसिडिक एयर ड्रॉप्स देंगे, जो कि हम अगर एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो साथ हमें एसिडिक एयर ड्रॉप्स देंगे, बेसिकली फॉर किलिंग द पर्पस फॉर किलिंग बैक्टीरिया। पॉलीमैक्सिन बी है, इसमें न्यूमाइसिन है, एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ फैक्टिड एयर 4 times a day।
ओलोक्सिन है, ठीक है, 5 ड्रॉप्स टू द अफेक्टेड एयर ट्वाइस डेली। ऑब्वियसली ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं। सिप्रोफ्लेक्सिन अगेन इज एंटीबायोटिक विद हाइड्रोकॉर्टिसोन, जो मैंने बात किया, हम साथ उसको लाजमी देंगे। कॉर्टिकोस्टीरॉयड फॉर रिड्यूस स्वेलिंग एंड सिप्रोफ्लेक्सिन एज एंटीबायोटिक टू द अफेक्टेड एयर ट्वाइस डेली और एज डिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट में हम अगर बात करें तो सिप्रोफ्लेक्सिन ऑब्वियसली टू प्रिवेंट इन्फेक्शन है। अब एसिटिक एसिड और हाइड्रोकॉर्टिसोन ऑर्टिक हम देते हैं फॉर दैट इज अ कॉम्बिनेशन मेडिसिन टू यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन इन द एयर कैनाल एंड टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ रेडनेस, इचिंग एंड स्वेलिंग। अगेन वही बात आ गई, जो पॉलीमैक्सिन हम जितनी भी मैंने बात की, नियोमाइसिन है, पॉलीमैक्सिन है। Also is an antibiotic that disrupts the cell membrane of gram-negative bacteria, ठीक है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और यूएनआइटिस इज आल्सो बाय द ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया, तो देन हमें क्या देना होगा, पॉलीमैक्सिन बी देना होगा। ट्रीटमेंट फॉर ओटाइटिस मीडिया की बात करें, ऑब्वियसली वो एक्सटर्ना था, तो ये भी इसमें हम सेम एंटीबायोटिक्स देंगे या एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक थेरेपी कैन बी डिफर्ड इन चिल्ड्रन 2 years और ओल्डर विद माइल्ड सिम्टम्स। ऑब्वियसली अगर चाइल्ड एज है तो हम उसमें फिर उस हिसाब से उसको देंगे। सो जो हाई डोज होती है मॉक्सिलिन की 80 to 90 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे इज द एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इन पेशेंट्स हु आर नॉट एलर्जिक टू पेनिसिलिन। सो ये आप देख लेते हैं उस वक्त। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस ड्यूरिंग द सच स्टेज ऑफ वेस्टिबुलर न्यूराइटिस अ डॉक्टर में प्रिस्क्राइब एंटीहिस्टामिन्स, ठीक है, हम एंटीहिस्टामिन्स देते हैं, ठीक है, सच एज डाइफेनाहेड्रामिन और मेक्लिजाइन, एंटी एमेटिक्स सच एज प्रोमेथाजिन और मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है। बेंजोडाइज़ेपिन्स देते हैं सच एज द डायज़ेपाम और लोज़ेपाम। बेसिकली काफ़ी पेनफुल भी हो जाती है, इसलिए हमें उसे कोई ना कोई सेडेटिव साथ देना पड़ता है। प्रिकॉशंस, सो कौन से प्रिकॉशंस आप फॉलो करेंगे, ठीक है। सो कीप एयर्स एज ड्राई एज पॉसिबल। अगर आप नॉर्मल अगर एक अपने आप हेल्थ सेंसिटिव हैं, ठीक है, अपनी हेल्थ से काफ़ी आप रखते हैं अपने आप को, सो आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस चाहिए, बल्कि हर किसी को चाहिए, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे बैक्टीरिया वायरसेस फैल चुके हैं, ठीक है। और इस एज में, इस टाइम में हम अपनी केयर बहुत ज़रूरी है। So you should keep your ears as dry as possible. Turn your head from side to side after getting out of water. अगर कान में पानी चला गया है तो आप उसे head to head उसे मूव करें, शेक करें। You should remove that water as soon as possible. So don't stick anything into your ear canal. Don't swim in polluted water. Don't swallow the water you swim in. Use a simple homemade solution to help prevent bacteria from growing inside the ear. सो अब केस ये बेसिकली फॉर प्रॉब्लम, अगर आपके पास एक पेशेंट आ जाता है, ठीक है, पेशेंट है एक बस स्टेशन पे काम करने वाला कुल्ली है, उसको जी काफ़ी एयर पेन है, माइल्ड डिफनेस भी है, ठीक है, ऑन हिस्ट्री एग्जामिनेशन, ठीक है, हिस्ट्री जब उसके लिए तो उसने बताया कि जी एक सिलाई, उसने जो सिलाई होती है कपड़े सीने वाली, उसने वो अपने कान में लगाई है अपनी वैक्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद उसको बिल्कुल भी अब सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है, और काफ़ी पेन भी है। सो आप जब डायग्नोज करेंगे तो आप उसकी हिस्ट्री देख करेंगे, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, अब पल्स और फ्लूइड भी उसके एयर से आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, एयर कैनाल में इन्फ्लेमेशन हो गया, जिससे एयर पैसेज क्लोज हो गया है एंड द पल्स एंड द पल्सल्स और फ्रंकल्स आर कमिंग आउटसाइड, ठीक है। तो आप उससे क्या डायग्नोज करेंगे, दैट पेशेंट इज ऑफ द ओटाइटिस एक्सटर्ना। उससे आप क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक्स में सिप्रोफ्लेक्सिन दे देंगे, साथ हाइड्रोकॉर्टिसोन को कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे। अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आपने डैमेज करना है, देन यू विल गिव पॉलीमैक्सिन बी और नियोमाइसिन दे देंगे, ठीक है। और आप उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे। अगर वो सच अनहाइजीनिक या नॉन हाइजीनिक कंडीशंस में रह रहा है तो आप उसे अबाउट हाइजीन बताएंगे, ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे, एंड इज गिवन विद एयर ड्रॉप्स टू प्रिवेंट दिस डिजीज। So this is all about our ear infections, their common types and their treatment. So thank you so much. Please promote my channel. Thank you.